कल मैं एक वीडियो देख रही थी अबाउट बिल्डिंग डिमोलिशंस इन जापान। आपको पता है जापान में एक्चुअली एक स्क्रैप एंड बिल्ड पॉलिसी होती है जिसके मुताबिक किसी घर या बिल्डिंग के बनने के 30 साल के बाद उसे डिमोलिश कर दिया जाता है। इसके मोटे मोटे दो वजूहात हैं। एक तो ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लो क्वालिटी घर बनाए गए थे जापान की हाउसिंग क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। दूसरे रीजन कि जापान में जलजले बहुत आते हैं, अब भी आते हैं, तो इसीलिए जापान में हर 30 साल के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आती है उससे और बेहतर और मजबूत घर बनाए जाते हैं। उर्दू नामा में अब मैं आपको एक क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे फना की, विच मीन्स डिस्ट्रक्शन, डेथ। जापान में बिल्डिंग्स को फना किया जाता है, लेकिन फिर नए सिरे से एक और बिल्डिंग खड़ी की जाती है। तो पॉडकास्ट में आज यही समझेंगे कि क्या कोई चीज जो फना हो जाती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या खत्म होने के बाद कुछ और शक्ल इख्तियार करके आती है। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज बात फना की होगी। आमिर खान और काजोल की फिल्म आई थी इस नाम से 2006 में। मैं तब फाइनल ईयर में थी। सुभान अल्लाह गाना आपको याद है ना? हाँ, तो उसमें आमिर खान के मफलर की कॉपी यूनिवर्सिटी के तकरीबन हर लड़के ने कर ली थी और जिनके बाल स्ट्रेट थे वो बाकायदा अपने बाल घुंघराले करवा के आते थे। गर्ल्स वुड वेयर काजोल जैसी सिल्वर ज्वेलरी विद नाइस कश्मीरी कढ़ाई वाले कुर्ते। आई थिंक जूनी वॉज हर कैरेक्टर्स नेम। या खैर, ये फिल्म मुझे जरा पसंद नहीं आई थी, रियलिटी से एकदम परे। गाने ठीक ठाक थे, बट दैट्स अबाउट इट। नाउ मेटाफोरिकली फना लफ्ज का मतलब यही है कि खुद को भुलाकर किसी में समा जाना। वो किसी इंसान हो सकता है, खुदा हो सकता है, या फिर कोई मकसद हो सकता है, लेकिन उर्दू शायरी में इसे कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया है इसी पर आज हम नजर डालेंगे। सबसे पहले अल्लामा इकबाल की एक तवील नज्म है वालिदा मरहुमा की याद में। उस नज्म में से एक छोटा सा हिस्सा आपको मैं सुनाऊंगी। इंसान की सब्र करने की क्वालिटी पर ही लिखा गया है। लिखते हैं, आदमी ताबे शकेबाई से गो महरूम है। ताबे शकेबाई यानी टॉलरेंस फॉर पेशेंस, कि इंसान को ये क्वालिटी दी नहीं गई है, उसका नेचर सब्र करने वाला नहीं है। सब्र हमने सीखा ही समाज में रहने के लिए है, हम इसके साथ पैदा नहीं होते हैं, कंडीशनिंग हमारी हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और वैसे वैसे ही सब्र करना सीख जाते हैं। दोबारा से मिसरा पढ़ते हैं। आदमी ताबे शकेबाई से गो महरूम है, उसकी फितरत में ये एक एहसासे नामालूम है। जौहर इंसान अदम से आशना होता नहीं। जौहर इंसान मानी क्वालिटीज ऑफ अ मैन, अदम यानी नॉन एग्जिस्टेंस, एंड आशना का मतलब होता है फेमिलियर। तो इकबाल कहते हैं कि इंसान की खूबियाँ अदम से ही छुपी हुई होती हैं। आँख से गायब तो होता है, फना होता नहीं। लेकिन ये जौहर भले ही सामने ना आए, बट फना कभी नहीं हो पाता है। कभी ना कभी उसकी खूबियाँ दिखी जाती हैं। सब्र करना भले ही आदमी सीख के पैदा नहीं होता है, लेकिन वो सब कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। जौहर इंसान आदम से आशना होता नहीं, आँख से गायब तो होता है, फना होता नहीं। अब फिराक गोरखपुरी का आप ये शेर सुनिए, जिसमें कैसे फना हो जाना आज़ादी की अलामत है और इस एज़िज़ के मरने के बाद असल आज़ादी हासिल होती है, लिटरली एंड मेटाफोरिकली। खुद को फना करते हैं तो भी लिबरेशन का रास्ता निकलता है, जब जाकर इंसान जहनी या रूहानी तौर पर खुदा से जुड़ जाता है। तो इसमें भी खुदी के फना होने की बात है। मुझे बका की ज़रूरत नहीं कि फ़ानी हूँ। मुझे बका की ज़रूरत नहीं कि फ़ानी हूँ, मेरी फ़ना से है पैदा दवा में आज़ादी। इसमें फिराक कहते हैं कि मुझे इमॉर्टैलिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फ़ानी हूँ। आई एम मॉर्टल, जो फ़ना हो सके वो फ़ानी। बका यानी जो बाकी रह जाए, जो फ़ना ना हो कभी वो लाफ़ानी, गैर फ़ानी यानी कि खुदा। मुझे बका की ज़रूरत नहीं कि फ़ानी हूँ, मेरी फ़ना से है पैदा दवा में आज़ादी। और दूसरे मिसरे में कहते हैं कि मेरी फ़ना यानी मेरी मौत से पैदा होगी दवा में आज़ादी। दवाम यानी कि एवरलास्टिंग आज़ादी।
मीन इजंट इट ट्रू कि मौत से ही आज़ादी होती है, हर चीज़ से इंसान लिबरेट हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए शायर कहता है मेरी फना से है पैदा दवा में आज़ादी। जैसा कि आपको बताया कि फना होने वाले को फानी कहते हैं, तो एक शायर गुजरे हैं जिन्होंने अपना तखल्लुसी फानी रख दिया। फानी बदायूं ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा आपने, उनके अशार मैं शेयर करती रहती हूँ। असल नाम शौकत अली खान था, लेकिन फानी अपनी ज़िंदगी से मायूस शायर थे और शायद इसीलिए उन्हें ज़िंदगी का असली मकसद शायद फना होने में दिखा। फना लफ्ज़ से उन्हें बहुत लगाव हो गया, उनसियत हो गई। लॉ की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ से की, लेकिन ही डिड नॉट परफॉर्म वेल। कुछ साल प्रैक्टिस करके छोड़ दी, फिर हैदराबाद में बतौर टीचर काम किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ से भी कुछ सालों के बाद नौकरी छोड़ दी और फिर उसके 2 साल बाद वो गुजर गए। फिर प्रोफेशनली कोई राहत ना मिल सकी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के चलते बीवी और एक बेटी भी उनकी गुजर गए, तो खासा डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट रहा उनकी ज़िंदगी में। इसीलिए शायरी वो आउटलेट था उनके लिए जिसके ज़रिए खुद को 12 साल की उम्र से वो एक्सप्रेस करते आ रहे थे। अब मैं आपको फ़ानी की एक बड़ी मशहूर गज़ल सुनाऊंगी जिसका एक शेर शायद आपको आता हो कि एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। मुअम्मा यानी पज़ल। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। चलें गज़ल ही सुन लीजिए आप। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। हुस्न है जात मेरी इश्क सिफत है मेरी, हूँ तो मैं शमा मगर भेस है परवाने का। काबे को दिल की जियारत के लिए जाता हूँ, आस्ताना है हरम मेरे सनम खाने का। मुख्तसर किस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ, राज़ कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। जिंदगी भी तो पशेमा है यहाँ लाके मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। अब इसी दार पे ले जाके सुला दे साक़ी, यूं बहकना नहीं अच्छा तेरे मस्ताने का। हड्डियां हैं कि लिपटी हुई जंजीरों में, लिए जाते हैं जनाजा तेरे दीवाने का। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। अब मोस्टली फना होने का अमूमन एक ही मतलब निकाला जाता है, दैट इज डेथ, डिस्ट्रक्शन, खात्मा, फुल स्टॉप। लेकिन फना होने के बाद भी एक नई इब्तिदा का तसव्वुर बहुत कमी से मिलता है। फिराक गोरखपुरी का जो शेर अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले शुरुआत में कि मुझे बका की ज़रूरत नहीं कि फ़ानी हूँ, मेरी फना से है पैदा दवा में आज़ादी, उसमें मरने के बाद लिबरेशन शायर के लिए एक नई इब्तिदा है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के इस शेर में फना को एक नई जिंदगी का नाम, एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है खुद ही को मिटाने पर। ये बेस्ट है जो मैंने आखिर के लिए बचा के रखा था। मिर्ज़ा गालिब का शेर कौन सा है? इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इशरत यानी खुशी, जॉय, डिलाइट। गालिब कह रहे हैं कि एक कतरे की, पानी की एक बूंद की खुशी इसी में है कि वो अपनी जात मिटाकर, अपना वजूद मिटाकर दरिया में जाकर मिल जाए। जात के मिटने में कितनी तकलीफ होती है, अपनी हस्ती मिटाकर, मतलब खुद ही यानी सेल्फ को भूलकर बेलौस किसी चीज में आप लग जाएं, उसका एहसास भले ही उस वक्त ना हो, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाए उसके बाद वो एहसास जरूर होता है। आई गेट बैक टू द शेर इन अ वाइल, लेकिन अपनी हस्ती को फना करने की बात इस शेर में है, जिसे बिना मिसाल दिए अगर मैं आपको मतलब आगे की बात बताऊं तो आपकी समझ नहीं आएगा। तो मुझे हस्ती मिटाना क्या होता है उस पर पहले जोर देना पड़ेगा। तो हस्ती फना करने का एग्जाम्पल हम अपने घर में कई बार
माओ के बारे में सुनते हैं कि भाई अपना जोबन ढालो तब एक लाल पालो, यानी माओ के बारे में कहा जाता है कि माँ बनते ही पहले अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती को निगलेक्ट करो तब एक बच्चा पल पाएगा। तो खैर ये कहावत है, बिल्कुल सही भी है। अफसोस, क्योंकि वाकई जिस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं उसमें माओ से यही उम्मीद की जाती है, ये बात बचपन ही से औरतों को बड़ी इंटरनलाइज करा दी जाती है कि बस शादी और बच्चे, और यही कुल असासा है औरत के लिए, उसको काम ही यही है। एंड टू प्रूव देयर वर्थ वुमेन गो टू एक्सटेंट्स जहाँ पे उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। पढ़ी लिखी औरतें तक इस टॉक्सिक शर्त पर खरी उतरने के लिए अपनी जात से जुड़ी हसरतें, ख्वाहिशात सब फना कर देती हैं, और उनके सामने ऐसे परेशान कुन शराइत रखने वाले बड़े ही तालीम याफ्ता लोग होते हैं। तो ये कहना कि एजुकेटेड लोग अपनी औरतों का ख्याल करते हैं, उनके घरों में ऐसी बातें नहीं होती हैं, इज रॉन्ग। ये सिर्फ एक अजम्पशन है। हस्ती फना करने वाली कोई औरत हो या मर्द हो, उसे ग्लोरीफाई करना एक तो बंद करना पड़ेगा। कुछ फना करना ही है तो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी खातिर, किसी बड़े गोल एस्पिरेशन को हासिल करने के लिए अपना कंफर्ट जोन फना करें, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज व्हाट इज गोइंग टू बिल्ड यू फॉर यू। आसान एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए पढ़ाई करना बड़ा जहर लगता है, बहुत खराब लगता है। किसी जॉब के लिए इंटरव्यू प्रिपेयर करना, उसमें भी आपको क्या कहते हैं कि पित्ता मार के पढ़ना पड़ता है। या फिर कोई बहुत मुश्किल काम अगर आपको करना है तो उससे पहले की नर्वसनेस इतनी होती है कि पहला रिएक्शन होता है यार छोड़ो, क्या फायदा ये करने का। तो यही बात मिर्जा गालिब के शेर में अब आप समझिए जब वो कहते हैं कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। यानी जिस तरह अपनी जात मिटाकर दरिया में गर्क हो जाना एक कतरे की ख्वाहिश होती है, उसी तरह जब दर्द हद से गुजर जाता है तो वो दवा बन जाता है, यानी वो बेतहाशा दर्द काबिले बर्दाश्त हो जाता है। यही मिसरा अगर अंग्रेजी में समझें तो एक्सट्रीम पेन्स इवेंचुअली रिजल्ट इन हीलिंग, What doesn't kill you makes you stronger भी इस मिसरे का तर्जुमा हो सकता है। तो आपका ऐसा कोई तजर्बा रहा है जब खुद को मिटाकर एक ग्रेटर गुड के लिए वक्ती तौर पर डिस्प्लेजर हुआ हो आपको, लेकिन बाद में सिर्फ सुकून मिला हो? शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर फबीहा सैयद के नाम से हूँ। मेरा सोशल मीडिया पर मिलना बड़ा आसान है। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज। एंड यस, अगले हफ्ते का एपिसोड इज गोइंग टू बी फुल ऑन बॉलीवुड। कैसे? अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए ना। टेक केयर। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।